हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव शरीर का पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टेज या फिर ट्रिप्सिन या सुक्रेज। तो जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये एंजाइम होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम जो है वो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड का, या फिर अगला है यकृत। सुपर कर लेते हैं। थायराइड है, दूसरा है यकृत, तीसरा है प्लीहा और चौथा है अग्नाशय। तो इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आकार होता है यकृत का, यानी कि इसे लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसका वजन 1.5 किलो से लगभग 2 किलो के मध्य होता है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे शरीर में उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग बताइए कौन सा है? यकृत है, हृदय है, या फिर अग्नाशय है, या फिर गुर्दा है? तो अभी बताया था मैंने, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। और यकृत तो हमारा आंतरिक अंग ही है ना एक तरह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, यकृत। अगला है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है, या फिर चौथा ऑप्शन है घ्राण संबंधी प्रतिक्रिया, यानी घ्राण कहते हैं सूंघने के लिए। तो ये जो मुंह में पानी आना है वो है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्नायु कहते हैं तंत्रिका के लिए। ठीक है, तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना ये किससे संबंधित है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414, क्योंकि ये सारे टॉपिक के मिलाकर ही हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहा है हमसे, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, छोटी आंत से होता है, ग्रासनली से होता है, या फिर यकृत से? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है यकृत में। ठीक है, यकृत में मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो होता है यकृत से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी आरआरबी ने ही पूछा है। बाइल का स्राव होता है। बाइल कहते हैं हम पित्त को। जो सवाल है वो पिछला वाला ही है, लेकिन इन्होंने घुमाकर पूछा है। ठीक है, बाइल का स्राव होता है आमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से, या फिर पित्ताशय से। तो आपको पता होगा कि जिगर हो, या फिर कलेजा हो, या फिर लीवर हो। ठीक है, कलेजा या फिर लीवर कहते हैं इंग्लिश में, और यकृत। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? जिगर, कलेजा, यकृत, लीवर, ये सभी लीवर को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है पित्त का स्राव होता है। और पित्त भी किसको कहते हैं? बाइल को। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाइल। ठीक है, बाइल का स्राव कहाँ से होता है? जिगर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लोमड़ी की, बाघ की, कुत्ते की, या फिर खरगोश की? ये सवाल आरआरबी एएलपी ने पूछा है। ठीक है, 2018 वाले एग्जाम में। तो सबसे बड़ी जो आंत होती है अपेक्षाकृत, वो होती है खरगोश की। अब देखिए, इनमें से सबसे छोटा है खरगोश, लेकिन इसकी आंत सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है। जब हमारे मुंह का पीएच मान इनमें से किससे कम हो जाता है? तो हमारे दांतों में जो है सड़न शुरू हो जाती है। तो जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कितना पीएच हो जाए? 5.5 से कम। ठीक है, अगला है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक,
घ्राण अभिग्राहक या फिर रसवेदी अभिग्राहक। तो जो स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रासनली में, पेट में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन जो है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कि आंतीय रस निकलता है। ठीक है, इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, जो एक है एंट्रोकाइनेस, एक है इरेप्सिन और अगला माइल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेज, ये छोटी आंत से निकलते हैं। ठीक है, इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। पहला ऑप्शन है एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। दूसरा ऑप्शन है शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है। तीसरा ऑप्शन है अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। या फिर चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो जानवरों द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन जो होता है वो केवल एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी? तो जो बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है वो होती है क्वाशियोरकर। ठीक है। अगला है, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी का, विटामिन बी12 या फिर विटामिन डी या विटामिन बी1? तो जो मछली से प्राप्त कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और किस में होता है विटामिन डी? तो और आपको पता होगा कि सूर्य से प्राप्त धूप जो होती है उसमें भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। तो ये आप ये ध्यान रखें। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो होता है रतौंधी कहते हैं इससे, वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। तो जो विटामिन सी की बात कर रहे हैं हम, तो देख लेते हैं इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर आदि में पाया जाता है। मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं या जो सब्जियां होती हैं उनमें जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या फिर विटामिन बी का? तो आपको पता होगा केले में जो है वो विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली विटामिन बी6 जो होता है, क्योंकि विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं कई प्रकार के, तो जो विटामिन बी6 होता है ना वो केला में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है ये केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी6 लगभग 33% पाया जाता है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन बी6 पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो जो अत्यधिक खून बहेगा वो कब बहेगा? जब हमारा जो ब्लड का थक्का है वो नहीं जमेगा। और ब्लड का जो थक्का जमने से रोकता है वो रोकता है विटामिन के। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम दे रखे हैं यहाँ पर इन्होंने। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन के लिए आप समझ रहे होंगे, रक्त स्कंदन मतलब कि ब्लड का थक्का जमाने के लिए।
तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, विटामिन के जो है वो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे के सारे सवाल पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया करके आप वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। क्वेश्चन यही आएंगे, बार बार रिपीट यही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन सी की कमी से। तो जो रिकेट्स बीमारी है वो होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, जो कि धूप में पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? पहला फ्लोराइड संदूषण, दूसरा है फॉस्फोरस संदूषण, तीसरा है पानी के स्रोत का खारापन, या फिर चौथा ऑप्शन है मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो जो पेयजल की आपूर्ति में कोलिफॉर्म जो होता है ना, ये होता है मानव अपशिष्ट से संदूषण की उपस्थिति के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं चयापचय, संबंधित है। पहला है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, दूसरा है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, और तीसरा है उपचय और अपचय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि जो चय अपचय है उसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चय अपचय जीवों में तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्तरस, या जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं इंग्लिश में, इसका उत्पादन होता है? हृदय में, फेफड़ों में, गुर्दे में, या फिर यकृत में? तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो स्टोर किया जाता है ना पित्तरस को, उसे किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। और बनता कहाँ पर है? तो यकृत में ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, पिछले क्वेश्चन से ही। इसमें पूछा है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? लसिका, पानी, रक्त, या फिर पित्त? तो अभी बताया था कि पित्ताशय कहाँ पर स्टोर होता है, तो पित्ताशय स्टोर होता है पित्त में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पित्त जो है वो पित्ताशय में स्टोर होता है। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? ओसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है इंडोस्कोप, और चौथा ऑप्शन है रेडियोग्राफ। तो जो किसी व्यक्ति के मानव पाचन तंत्र की जो जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है वो होता है इंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंडोस्कोप की सहायता से हम पाचन तंत्र की जांच करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, हृदय, आमाशय, या फिर मुंह? तो सबको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है कि हृदय जो है, ऑप्शन नंबर बी, हृदय हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। जबकि यकृत, आमाशय और मुंह ये सभी जो है हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हृदय कौन से तंत्र का हिस्सा है, तो हृदय होता है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा। ठीक है, किसका? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है हृदय। और हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। ठीक है, सबसे मुख्य अंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर था पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो था ऑप्शन नंबर बी।
अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं? मछलियों में, मानव में, तेंदुआ में या फिर घोड़ा में? तो जो होमोडोंट का मतलब होता है वो होता है एक जैसे दांत, ठीक है। तो मछलियों में जो है वो है होमोडोंट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्तनधारियों में दांत थिगोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफ्यूडोंट होते हैं, ठीक है, किसमें? स्तनधारियों में। जबकि मछलियों में एक्रोडोंट और होमोडोंट होते हैं, ठीक है, जो कि समान आकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या था? होमोडोंट था, ठीक है, जो कि मछलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या फिर अंडाशय का? तो जो ड्यूडेनम होता है वो होता है छोटी आंत का भाग, ठीक है। छोटी आंत में जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है ड्यूडेनम, और इसकी जो आकृति होती है वो होती है कुछ यू शेप, ठीक है, इस तरह से होती है ड्यूडेनम की आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में मौजूद रस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है HCl, NaCl, HNO3 या फिर KCl? तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें जो है अम्ल जो है वो पाया जाता है HCl, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्षारीय होता है, काफ़ी अम्लीय होता है, क्योंकि बहुत तेज़ अम्लीय होता है HCl। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दंतवल्क जिसे हम इनेमल कहते हैं किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से? तो हमारा जो इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और आगे के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में मैं बना दिया है मैंने अगला पार्ट, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना इसके बाद आप, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।